जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका 11वां चैप्टर यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देश की आज़ादी के अंदर महात्मा गांधी का क्या रोल रहा, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर हम दुनिया के राष्ट्रवादी नेताओं की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा, जैसे ही इटली का नाम आता है तो गैरीबाल्डी, इसी प्रकार अमेरिका की बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आता है, वियतनाम की बात करें तो हो ची मिन्ह का नाम आता है और भारत की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आता है। तो इस चैप्टर के अंदर आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के योगदान को हम अच्छे से समझेंगे। बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से एक एक नंबर के एक या दो प्रश्न, बाकी इस चैप्टर से हमेशा ही बड़ा प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए अच्छे से छोटी छोटी बातों के साथ उनको विस्तार देना भी आपको सीखना है बड़े प्रश्न के अंदर, क्योंकि लिखना होगा काफी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ और इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई यहां कंटिन्यू रखी। 1887 के अंदर ये कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में वहां से वापिस आए और उसके बाद 1893 के अंदर ये किसी केस के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका चले गए। अब दक्षिणी अफ्रीका के वहां से जुड़ी हुई कुछ दो चार बातें हम गौर कर लें। गए तो किसी केस के सिलसिले में वहां, लेकिन वहां उन्होंने रंग भेद देखा तो उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी से जुड़ा हुआ इतिहासकार चंद्रन देवनेशन की कुछ बातें हैं। उन्होंने कहा दक्षिणी अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यहां उन्होंने पहली बार सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह का इस्तेमाल किया और विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारा बढ़ाने का प्रयास है गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर किया। इसके बाद में बात करें गांधी जी भारत वापिस कब आए, तो देखिए 1915 में वहां से वापिस आई। 1893 में अफ्रीका गए और 1915 में भारत वापिस लौटे। जब लौटे तब भी हालात वही थे जो जाते समय थी, यानी भारत के अंदर अंग्रेजों का ही राज था। लेकिन यहां एक चीज हो गई थी, अब भी अधिकांश शहरों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कांग्रेस पार्टी की जो ब्रांचेज हैं वो खुल चुकी थी। तो क्योंकि जब गए थे उससे कुछ टाइम पहले ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, धीरे धीरे कांग्रेस की शाखाएं हैं वो भारत के अलग अलग शहरों में खुलने लग गई। अब बात करें 1905 से 1907 के बीच के जो आंदोलन का टाइम रहा, यानी जब गांधी जी यहां पर नहीं थे, तो उस टाइम कुछ उग्र प्रवृत्ति के नेताओं का उदय होता है, यानी गरम दल के नेता, थोड़े से लड़ाकू, जिनको कहा जाता है लाल, बाल और पाल। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है लाल, बाल, पाल कौन थे, तो पूरा नाम बताना है। लाल यानी लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और विपिन चंद्र पाल है वो बंगाल से बिलोंग करते थे। तो लाल, बाल, पाल। प्रमुख उदारवादी यानी नरमपंथी लोगों की बात करें तो उनमें 3 नाम हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना चाहेंगे। एक महात्मा गांधी जी का, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी गुजरात के थे, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, और तीसरा आता है गोपाल कृष्ण गोखले का नाम। और ध्यान रखिएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। कहीं यह प्रश्न आ जाए भी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जब ये 1915 में भारत आ गए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था भी यार तू एक बार भारत का भ्रमण करके आ। तो गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत भ्रमण कर भारतीय जनता की स्थिति को समझा था और यह सलाह ही गोखले साहब ने दी थी। उसके बाद 1916 में अहमदाबाद के पास
साबरमती आश्रम की स्थापना है वो गांधी जी ने की थी। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से जुड़े हुए तथ्य हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बाकी आप छोटी क्लास से ही गांधी जी के बारे में पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद में बात करें पहली सार्वजनिक उपस्थिति, क्योंकि 1915 तक तो ये बाहर रहे, इनको कोई ज्यादा जानता नहीं था। 1915 में आए, उसके बाद में इन्होंने एक बड़े मंच से अपनी बातें कहना स्टार्ट की। तो एक पहला प्रश्न बन जाता है, गांधी जी ने पहली सार्वजनिक उपस्थिति अपनी कहां पर दर्ज करवाई थी? तो आता है फरवरी 1916, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना के समय, यानी जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फरवरी 1916 में स्थापना हो रही थी, उद्घाटन हो रहा था, तब गांधी जी को भी वहां पर बुलाया गया था। तो सार्वजनिक रूप से ये पहला उनका कार्यक्रम था। और अब जैसे ही उनके भाषण की बारी आती है तो उन्होंने कुछ हटके ही अपनी बातें कही। उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारत के खास वर्ग के लोगों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने धनी व्यापारी लोगों को कहा था, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको गरीब मजदूर लोगों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। शायद उनका उद्देश्य यही था भी भारतीय राष्ट्रीयवाद को सभी भारतीय लोगों तक पहुंचाना है, वो इस अपने भाषण के माध्यम से समझाना चाहते थे। तो ये थोड़ी सी बात आप उस घटना से भी आपको ध्यान में रखनी है। दिसंबर 1916, ये स्टार्टिंग की बात हो गई, फरवरी 1916, और ये दिसंबर 1916 में कांग्रेस की अपनी वार्षिक बैठक हुई थी। कहां पर? लखनऊ में हुई थी। तो इस बैठक के अंदर एक चंपारण जगह है बिहार के अंदर, तो बिहार के चंपारण का एक किसान है, वो भी इस बैठक में आया था और उसने अंग्रेज नील उत्पादकों के कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। भी यार अंग्रेज लोग है ना, वहां पर किसानों को बहुत ही परेशान हैं, वो करते हैं। तो गांधी जी को भी ये लगा भी यार ये तो गलत बात हो रही है। तो यहां से एंट्री हो जाती है गांधी जी की। 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्षों का सफल नेतृत्व किया था। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है विद ईयर। तो एक है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ। अभी हमने बात की ना भी चंपारण बिहार की एक जगह है, वहां के जो नील उत्पादक किसान हैं उनको अंग्रेज लोग परेशान करते थे, अपनी जबरदस्ती एक तो वहां पर खेती करवाते थे और अपने हिसाब से ही उनको रेट देते थे। इस बात से किसान परेशान थे। तो 1917 में ये गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत के अंदर, और किसानों को काफी हद तक राहत है वो गांधी जी के आंदोलन से वहां के किसानों को मिली थी। दूसरा आंदोलन है अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष। अहमदाबाद का आंदोलन जो कि 1918 के अंदर हुआ था। वहां पर क्या हुआ भी मजदूरों को अपनी एक क्या कहें भी एक बोनस मांग रहे थे वो मालिकों से, लेकिन मिल के जो मालिक थे वो बोनस नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी के प्रयासों से, आंदोलन से उनको 35% बोनस है वो मजदूरों को मिला था। ये दूसरी सफलता थी गांधी जी की 1918 में। फिर आता है तीसरा खेड़ा, ये भी गुजरात की ही जगह है, अहमदाबाद भी गुजरात में। खेड़ा किसान आंदोलन ये भी 1918 के अंदर ही हुआ था। खेड़ा गुजरात के किसानों को यह था भी जब फसलें खराब हो जाती है तो हम टैक्स कहां से दें, अगर फसल हो तो टैक्स दे दें, जब फसल ही नहीं तो टैक्स कहां से दें, इसके लिए आंदोलन था। और लास्ट में फिर यही निर्णय हुआ भी जिस किसान की फसल खराब हो जाती है उसको टैक्स देने की छूट है वो रहेगी। तो समझिएगा 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने इन 3 संघर्षों पर काम किया और सफल है वो रहे। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है गांधी जी का बड़ा आयोजन, यानी बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने काम है वो किया। और यहां से एक बड़ा प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जाता है। और अब अपना टॉपिक है असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था। अब असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा प्रश्न आ जाए, हम 7-8 स्लाइडों के ऊपर इसकी बातों को समझेंगे। आप अपने शब्दों में थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हो और इस तरीके से अपने उत्तर को रिप्रेजेंट है वो वहां पर कर सकते हो। तो सबसे पहले बड़ा प्रश्न आ जाए असहयोग आंदोलन या इसी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न, तो किस प्रकार से अपनी बात लिखनी है।
तो देखिए 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था और यह अंग्रेजी शासन को सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। और गांधी जी का मानना था कि भारत के अंदर जो है अंग्रेजी शासन, ये भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और उन्हीं के सहयोग से ये चल रहा है इन अंग्रेजों का शासन। अगर हम इसमें असहयोग की नीति अपना लें, हम इनको सहयोग करना अगर बंद कर दें तो ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन को समाप्त किया जा सकता है और स्वराज्य की स्थापना की जा सकती है। तो इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है अपना असहयोग आंदोलन। गांधी जी का पहला बहुत बड़ा ये जन आंदोलन था। अब बात यह आ जाती है भी इस असहयोग आंदोलन के कारण क्या रहे, कौन सी प्रमुख बातें थी जिनकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। तो अब उनके ऊपर बात कर लेते हैं। कारणों में पहला आता है, भारत के अंदर लागू हो गया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जिसने बनाया उस व्यक्ति का नाम था सर सिडनी रोलेट और उन्हीं के नाम पर इसे रोलेट कानून अधिनियम एक्ट है वो कहा जाता है। तो देखिएगा क्या कहानी रही। एक चीज आपको पता है, दुनिया के अंदर पहला वर्ल्ड वार कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में। और असहयोग आंदोलन की तिथि की बात करते हैं तो कौन सी आती है? 1920। इसका मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद का ये एक बड़ा आंदोलन है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लो जी, क्या यार ये आजादी की मांग करेंगे अब, क्योंकि पहले गोली दी गई थी भारतीयों को भी, अगर आप हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारा सहयोग करते हो तो हम आपके देश को आजाद कर देंगे। लेकिन ये तो पूरे वो थे एहसान फरामोश। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। सोचिएगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा और सीधा पकड़ के जेल में डाल देना, यह था रोलेट एक्ट, जिसके लिए कहा जाता है यह बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था। कोई सुनवाई नहीं, बस शक हुआ भी ये क्रांतिकारी है, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। कितना खराब कानून इन्होंने लागू किया। गांधी जी ने देश भर में इसके खिलाफ एक अभियान चलाया, आंदोलन चलाया। गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स ने, व्यापारियों ने, सब ने दुकानें हैं वो बंद कर दी थी। पंजाब जा रहे थे गांधी जी तो उनको भी रास्ते के अंदर गिरफ्तार है वो कर लिया गया था। तो एक तो ये कानून है जो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की उस कड़ी से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अप्रैल 1919 के अंदर। तिथि 13 अप्रैल 1919, उस दिन वैसाखी का त्योहार था। 19 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। कभी आपको अमृतसर जाने का सौभाग्य मिले तो वहां पर स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, और उसी के पास में है जलियांवाला बाग। आप वहां पर उस टाइम की स्मृतियों को अच्छे से देख सकते हैं भी किस प्रकार की घटना वहां पर घटित हुई होगी। यहां पर बड़ा ही शांतिपूर्वक आयोजन है वो लोग कर रहे थे रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर, और अंदर जाने और बाहर निकलने का एक ही रास्ता वहां पर था। तो जैसे ही हजारों लोग अंदर आ गए थे तो सभा स्थल के ऊपर अंग्रेज जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, और उस हत्याकांड में 400 से भी अधिक लोग मारे गए थे, 1200 से भी अधिक लोग हैं वो घायल हो गए थे, क्योंकि बाहर आने का कोई रास्ता, एक सिंगल रास्ता था, वहां पर अंग्रेज खड़े थे, उसके अंदर एक कुआं बना हुआ था, उसके अंदर गिरते गए, बचाने के लिए छलांग लगा दी तो कुछ तो बहुत बुरी स्थिति के अंदर घायल हो गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरी दुनिया को हिलाकर छोड़ दिया था भी, यार ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? निहत्थे लोगों के ऊपर इस प्रकार से गोलियां चलाई गई। तीसरी बात आती है उसी आंदोलन से जुड़ी हुई,
खिलाफत आंदोलन। तो रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, हम पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन के कारण। और तीसरा खिलाफत आंदोलन, यह एक अलग से आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। क्यों दिया था? गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर एकता स्थापित करने के लिए इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। यह आंदोलन 1919 से 1920 के बीच चला था और इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली है वो कर रहे थे। यह भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो मित्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम एक देश है तुर्की, ओटोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो तुर्की है वो अंग्रेजों के खिलाफ यानी धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। तो कल को ये डर था भारतीय मुसलमानों का भी, अगर अंग्रेज जीत गए, मित्र राष्ट्र जीत गए, तो वो तुर्की के ऊपर कोई गलत व्यवहार नहीं करे। तो अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया था भी युद्ध जीतने के बाद में हम तुर्की को कोई परेशानी है वो परेशान नहीं करेंगे उसको किसी भी प्रकार से। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, अंग्रेजों ने सीधा ही तुर्की का ऊपर जो कहते हैं ना कंट्रोलिंग उनकी खत्म कर दी, क्योंकि भारतीय मुसलमान जो है वो तुर्की का जो शासक है उसको अपना खलीफा मानते थे। तो भारतीय मुसलमानों को इस बात से ठेस पहुंची, तो उन्होंने इस घटना से प्रेरित होकर ये खिलाफत आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ है वो स्टार्ट किया था। ये भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। फिर गांधी जी ने क्योंकि चाहते थे भी हिंदू और मुसलमान सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हम काम करें, तो इसलिए गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन है वो किया था। और इस आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि पहले के तुर्की साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान यानी खलीफा का कंट्रोल है वो बना दिया जाए, ऐसी डिमांड थी। तो ये वो प्रमुख 3 बातें हैं जिनका संबंध हमारे असहयोग आंदोलन से हो जाता है। अब बात आती है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। इस असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या किया गया, उससे पहले कुछ जुड़ी हुई बात वापिस हम देख लेते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से यानी अंग्रेजों से मांग की थी कि सरकार जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है उसके ऊपर अपना खेद प्रकट कर दे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को विनम्र करें और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नई प्लानिंग लेकर आए। यह गांधी जी ने अंग्रेजों से अपील की थी। लेकिन और साथ में उन्होंने ये भी कहा था, गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि यदि वो इन मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तब हम असहयोग आंदोलन है वो स्टार्ट कर देंगे। अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं, ये बूढ़ा कर रहा है कुछ भी, उन्होंने उनकी मांगों के ऊपर ध्यान है वो नहीं दिया। और अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ कर दिया जाता है और इस आंदोलन के तहत कई चीजों को अपनाया गया था। जैसे हम बात करें भी क्या क्या किया गया इसके दौरान, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने। सरकारी उपाधियां और अवैतनिक यानी जिसके वो कोई काम जिसके लिए तनख्वाह नहीं मिलती वो अवैतनिक पदों का बहिष्कार कर दिया। सरकारी जो न्यायालय कोर्ट थे उनका बहिष्कार कर दिया भारतीयों ने। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, जो अंग्रेजी कपड़े थे उनको जलाना स्टार्ट कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना स्टार्ट कर दिया। इस पर जोर दिया गया भी स्वदेशी वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोई उपाधि धारण नहीं करेंगे। गांधी जी को भी कई उपाधियां अंग्रेजों ने दे रखी थी वो सब लौटा दी उन्होंने। सरकारी स्कूल और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम हैं वो इस आंदोलन के दौरान किए गए। अब बात आती है इस असहयोग आंदोलन की प्रगति की बात करें, प्रतिरोध है वो किस प्रकार से किया गया, तो इसमें आता है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यह आप लाइन कहीं भी लिख सकते हो, जैसे पहले इंट्रो में भी लिख सकते हो भी कांग्रेस पार्टी है वो इस असहयोग आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ने इसको प्रेरणा दी थी और कांग्रेस पार्टी ने इसको समर्थन दिया था। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन के अंदर। और इसमें क्या क्या हुआ, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, वकीलों ने अदालत जाने से मना कर दिया, अनेक नगरों में हड़तालें हुई। 1921 में 396 हड़तालें हुई
जिनमें 6 लाख जो मजदूर हैं वो उसके अंदर शामिल थे। उत्तरी आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां के पहाड़ी लोगों ने वन्य कानूनों का उल्लंघन किया जो अंग्रेजों ने बनाए थे। अवध के किसानों ने भी कर नहीं चुकाया, टैक्स ही नहीं देंगे अंग्रेजों को। अवध यूपी के जो किसान थे उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई उनकी, और सरकार ने अनेक कांग्रेसी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। ये चीज हमें देखने को मिली असहयोग आंदोलन के दौरान। पहले हमने क्या कहा, पहले कहा भी असहयोग आंदोलन की रूपरेखा पड़ी भी, क्या क्या करना था। फिर हम ये देख रहे हैं भी उस टाइम क्या हुआ, विरोध स्वरूप क्या किया गया, तो ये चीजें सामने आ गई भी हाँ इस प्रकार से उनका विरोध किया गया। और अब वो दिन आ जाता है जो काश ये दिन नहीं आता जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा देश शायद पहले आजाद हो चुका होता, क्योंकि उस टाइम पूरे भारत के अंदर असहयोग आंदोलन बहुत पीक पॉइंट पर चल रहा था। और आपको पता है गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन तभी यूपी के अंदर एक घटना घटित हो जाती है और वो है चोरी चौरा कांड। और कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को यूपी के चोरा चोरी स्थान पर जो शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने उसके ऊपर लाठियां गोलियां बरसा दी, तो जिसके कारण भीड़ है वो उत्तेजित हो गई और उन्होंने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने। और इसमें कई सिपाही है वो उस थाने के अंदर, पुलिस थाने के चौकी जो थी उसके अंदर मारे गए थे। और ये बात जैसे ही गांधी जी तक पहुंची उनको बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि वो हिंसा को समर्थन नहीं करते थे और इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को उन्होंने बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि इस बात के लिए गांधी जी की बहुत आलोचना हुई, अलग अलग लोगों का इस पर मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन वही बात है भी उनको हिंसा पसंद नहीं थी तो उन्होंने कह दिया हम इस आंदोलन को बंद कर रहे हैं। फिर सोचिएगा 1920 के बाद में हमें कितने साल और लग गए, आज़ादी फिर 1947 में मिली। और अगर ये घटना घटित नहीं होती और गांधी जी रुष्ट नहीं होते तो शायद उस टाइम की जो मैं कहूँ भी दृश्य कुछ अलग ही हो सकते थे। मार्च 1922 को गांधी जी के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस टाइम जज थे ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की सजा है वो सुनाई थी, लेकिन उनका व्यवहार बड़ा शांत रहा और इस वजह से 2 साल बाद ही गांधी जी को जेल से रिहा है वो कर दिया था। तो अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा, क्योंकि हम पूरा असहयोग आंदोलन का एग्जाम की दृष्टि से इवेल्युएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। अब बात आती है असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या है, भी इस प्रकार के अंदर हम अपनी क्या बातें हैं वो लिख सकते हैं। तो लुई फिशर एक अंग्रेज है। लुई फिशर के अनुसार असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग के नाम से इसे जाना जाता है। यह शांति की दृष्टि से नकारात्मक था, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। जनता के ऊपर इसका बहुत प्रभाव है वो पड़ा और उम्मीद जगी भी सब शासन भी हमारा भी शासन है वो एक दिन आएगा। एक तरीके से सब शासन का प्रशिक्षण रहा असहयोग आंदोलन। और 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजी शासन की नींव हिली। या तो 1857 और या फिर 1920 में अंग्रेज हिल गए थे। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक और जनप्रिय बना दिया था। लोगों के बीच में यह काफी पॉपुलर हुआ। यह आंदोलन, लोगों की उम्मीदें गांधी जी के प्रति बढ़ती ही जा रही थी। असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया और 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल कर है वो रख दिया था। राष्ट्रवाद का एक कंसेप्ट लोगों को दिया था। तो अब तक हमने जो बात पढ़ी असहयोग आंदोलन से लेकर और यहां तक की सारी असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें हमने एक टॉपिक के रूप में इसको कंप्लीट है वो कर लिया है। उम्मीद करता हूं सब चीजें क्लियर हो रही है। थोड़ा सा गौर करना है, हाँ पाठ्य पुस्तक फिर भी आपको एक बार जरूर रीड है वो करनी चाहिए। चलिए अब एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और देख लेते हैं। और प्रश्न है कि जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान को समझाइए। तो असहयोग आंदोलन के बाद
गांधी जी जन नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। बड़े प्रश्न के रूप में आए तो पॉइंटों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। पहला पॉइंट बना लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को जल आंदोलन के रूप में परिणित करना। उन्होंने जनता का आंदोलन बना दिया था देश की आजादी के लिए। तो 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल दिया था। और इस प्रकार याद कीजिए, फरवरी 1916 की वो घटना जब पहली बार वो सार्वजनिक मंच पर आए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, तो वहां पर उन्होंने जो अपना भाषण दिया था उस वादे को उन्होंने पूरा करने का हमेशा प्रयास है वो किया। और अब ये जो आंदोलन था देश के अंदर, वो व्यवसायिक, व्यापारी और पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हजारों गरीब मजदूर, कारीगर मजदूर, किसान, आम जनता का आंदोलन है वो बन गया था गांधी जी की वजह से। और इनमें से कई लोग गांधी जी के प्रति आदर प्रकट करके और उन्हें क्या कहते थे, महात्मा कहकर संबोधित है वो करते थे। इसी प्रकार से गांधी जी, आपको पता है, हमेशा साधारण वेशभूषा धारण करते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे और आम जन की भाषा बोलते थे। जिस क्षेत्र में जाते उसी प्रकार की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ये लोगों के बीच में साधारण धोती में ही जाते थे। गांधी जी के प्रतिदिन है वो कुछ समय के लिए चरखा है वो जरूर चलाते थे। और वो मानसिक श्रम, यानी जो पढ़े लिखे लोगों को संबोधित कर रहे हैं यहां पर, और शारीरिक श्रम यानी मजदूर, इनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। उनका यह मानना है भी देश के अंदर राष्ट्रवाद की बात आती है तो बड़े छोटे सभी का ही उनके अंदर रोल है वो होता है। तो गरीबों के हमेशा हिमायती है वो रहे, इसलिए ये जन नेता के रूप में उभरते जा रहे थे। एक उम्मीद की किरण गांधी जी के प्रति लोगों की बढ़ती जा रही थी। दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं इसमें भी, गांधी जी किसानों के हितैषी थे और इनके उत्थान के लिए काम करते थे भी, किसानों को लाभ है वो मिले। तो हमेशा ही किसान इनको अपना सच्चा हितैषी मानते थे। लोग उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज या महात्मा जैसे शब्दों से पुकारते थे। और किसानों को अंग्रेजों की दमनकारी जो नीतियां थी उनसे सुरक्षा प्रदान करना हो, चाहे उनके जो ज्यादा टैक्स उनसे लिया जाता था उनसे मुक्ति दिलाने का काम हो, और जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापिस लाने वाले थे किसानों की गांधी जी। तो इसलिए किसानों के बीच में भी ये बहुत पॉपुलर थे। और किसानों की दृष्टि में गांधी जी एक चमत्कार व्यक्ति थे, चमत्कारी व्यक्ति थे। किसानों को लगता था भी ये अंग्रेजी शासन से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसलिए हमेशा वहां, अब कहते हैं अफवाहें भी चलती थी भी गांधी जी को सब कुछ पता चलता है आगे पीछे का, तो बड़ा चमत्कारी प्रभाव है वो जनता के ऊपर है उनका बढ़ता जा रहा था। तीसरा आता है भी, भारतीय उद्योगपति और जो व्यापारी थे उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन है वो प्रदान किया था, क्योंकि जो उद्योगपति और व्यापारी थे उनका भी तो अंग्रेज शोषण है वो कर रहे थे। इनको लगता था भी जे देश आजाद हो जाएगा तो शायद इनका शोषण खत्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से ये भी गांधी जी के साथ थे। और इसी कड़ी में गांधी जी के बहुत और उनके अनुयायी नेता 1917 से 22 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने गांधी जी से जुड़ाव कर लिया था। बड़े बड़े जो नाम थे सब गांधी जी से जुड़े हुए थे, प्रभावित थे। चाहे महादेव भाई देसाई की बात करें, वल्लभ भाई पटेल की, जेबी कृपलानी की, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद की, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालचारी, ये सब गांधी जी के अनुयायी थे, उनसे बहुत ही प्रभावित थे। तो देखिए हर पॉपुलर आदमी गांधी जी से जुड़ा हुआ था तो इनकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिक ही बढ़ती जा रही थी। इनके हर शब्द का जनता के ऊपर बहुत इफेक्ट है वो पड़ रहा था। फिर आता है समाज सुधारक के रूप में गांधी जी, इन्होंने समाज सुधार के लिए भी काम किया। 1924 में, 22 में आपको पता है इनको जेल में डाल दिया गया था राजद्रोह का आरोप लगाकर। 1924 में ये रिहा हो गए थे। उन्होंने अपना ध्यान खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो बाल विवाह है उनको ऊपर है जो काम इन्होंने किया। अभी बाल विवाह अपराध है, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ाने के ऊपर भी काफी काम किया। इन्होंने विदेशी जो कपड़े थे उनको पहनने के स्थान पर खादी पहनने के ऊपर ज्यादा जोर है वो दिया।
तो इस प्रकार से इन पॉइंटों के हिसाब से अगर देखें बड़े प्रश्न के रूप में, तो ये वो कुछ बिंदु है जिनसे हम कह सकते हैं भी जो गांधी जी है वो जन नेता के रूप में उभरते जा रहे थे उस टाइम इंडिया के अंदर। चलिए अब लास्ट में एक प्रश्न और लेते हैं, छोटा प्रश्न, कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? ज्यादा नहीं तो कोई 2-4 पॉइंट आप जरूर देख लीजिए, कोई छोटा प्रश्न आ जाए तो। चरखा गांधी जी को बहुत ही प्रिय था, वे अपने खाली समय में चरखा चलाते थे और स्वयं कती हुई जो खादी है उसके बने हुए कपड़े ही पहनते थे, धोती पहनते थे भी। उनका मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों ने आदमी को अपना गुलाम बना लिया है और इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने मशीनों की उस टाइम आलोचना की थी भी, स्वावलंबी बनो, खुद काम करना है और वही चीज इस्तेमाल करनी है जो भारत के अंदर उद्योगों के अंदर बनती है। गांधी जी के अनुसार भारत एक गरीब देश है और चरखे के द्वारा लोगों को अपनी आमदनी है वो बढ़ानी चाहिए, जिससे वो स्वावलंबी बनेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी और गरीबी से छुटकारा दिलाने में ये मददगार होगा। भी आप कोई अन्य काम कर रहे हो, खाली समय में आप चरखा काट के आप कपड़े बुन सकते हो, धागा बना सकते हो और उससे अपनी इनकम है वो बढ़ा सकते हो। और गांधी जी का मानना था कि मशीनों से काम करके भी ठीक है, मशीनों से काम जल्दी हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है, लेकिन मशीनों से लोगों को मौत के मुंह में भी तो धकेला जा रहा है। उनको कौन सी अभी मशीनें चलानी आ रही है और अंग्रेज अपने फायदे के लिए इनकी लाशों के ऊपर काम है वो कर रहे हैं और बेरोजगारों की दलदल में फेंका जा रहा है और इससे बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही है। तो इसलिए चरखे को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उन्होंने चुना, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हो और अंग्रेजों के खिलाफ हम सब मिलकर हैं वो लड़ाई लड़ें। तो आज की इस वीडियो क्लास में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद 1915 के बाद में गांधी जी ने 1922-24 तक की बातें हमने देख ली भी, क्या क्या काम है वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर किया, और इसी सफर को अगले वीडियो सेशन में आगे बढ़ाएंगे। और अब बारी है चलते चलते आपके प्रश्न की, और प्रश्न ये है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? और साथ में यह भी बता दीजिएगा किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका गए थे, किस वर्ष गए थे और किस वर्ष लौटे थे। तो चलिएगा आगे की कहानी अगले वीडियो सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।